गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको मार्केट्स के रिलेटेड कुछ अपडेट्स देना चाहूंगा। कल मैंने एक सवाल पूछा था कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की पांचवी सबसे बड़ी क्रूड सप्लाई बन गई। भारत ने दिसंबर 2024 में 70,000 बीबीडी की तुलना में अमेरिका से 2,18,000 बैरल प्रतिदिन बीडीपी कच्चे तेल का आयात किया। मैंने आप सभी से एक सवाल पूछा था कि आपके हिसाब से ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है, या एवरेज सोसो वट एवर, आपका क्या व्यू है। तो मैंने क्या नोटिस किया कि 90% लोग जो हैं वो इसे पॉजिटिव बता रहे हैं। ठीक है, 90% लोग जो है वो इसे पॉजिटिव बता रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि दिसंबर में हमने 70,000 बाय किया, और अभी रिसेंटली हमने, जो यहाँ पे मेंशन है कि ठीक है, रिसेंटली हमने कितना, 2,18,000, मतलब कि 3 गुना ज्यादा बाय किया। आप सबने इसको पॉजिटिव कहा। एक बात बताइए, अगर हम अमेरिका से कुछ खरीद रहे हैं तो हम उसको बदले में क्या दे रहे हैं? क्या रुपीस दे रहे हैं? नहीं। तो दे क्या रहे हैं हम? डॉलर्स। अगर हम डॉलर्स उसको दे रहे हैं तो जेब किसकी भर रही है? अमेरिका की। जेब किसकी खाली हो रही है? इंडिया की। ठीक है। तो ये किस तरह से पॉजिटिव न्यूज हुई ये समझ में नहीं है। एक्चुअल में क्या है, मार्केट में कई बार गवर्नमेंट या बाकी लोग कुछ इस तरह से आपको चीजों को बताते हैं कि आपको लगे कि वो पॉजिटिव है। ठीक है। और अब अगर आप कह रहे हो कि ये पॉजिटिव न्यूज है, तो मार्केट देखो कैसे कैसे गिर रहा है। और मार्केट जो गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है? आपने मोस्टली यहाँ क्या फोकस किया कि जी रुपया गिर रहा है। रुपया क्यों गिर रहा है? रुपया गिरने का कारण ये नहीं है कि हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई है। रुपया गिरने का मेन कारण ये है कि डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, कि जैसे हम डॉलर्स वहां अमेरिका को दिए जा रहे हैं। हमारे पास जो डॉलर्स हैं हम उसको दिए जा रहे हैं। पहले हम 70,000 तेल खरीदा था तो हमने डॉलर दिए थे। अब हमने 2,21,000, 3 गुना ज्यादा तेल खरीदा, अब हम उसको और दे रहे हैं। तो उसकी जेब भर रही है। जिसकी जेब भरेगी वो ज्यादा अमीर होता जाएगा। आप इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि आप एक नॉर्मल पर्सन है, जॉब करते हैं, और जो दुकानदार है जो अपना सामान बेच रहा है, वो अगर आज आपको 1 किलो सामान बेच रहा है और आप उसको 100 रुपए दे रहे हो, और कुछ दिन बाद कोई बातचीत ऐसी हुई कि नहीं भाई, कोई इमरजेंसी लगने वाली है, या फिर कोई भी एक्सवाइजेड रीजन उसने क्रिएट कर दिया और आपको कहा गया कि नहीं अब मुझसे 10 किलो लेकर जाओ, ओवर, आपको उतने की जरूरत नहीं है लेकिन लेके जाओ। तो जेब किसकी भरेगी? दुकानदार की। जेब किसकी खाली होगी? रिटेलर यानी ग्राहक की। तो आप खुद सोचो कि हमारे को क्या इतनी जरूरत है। और दूसरी बात, अब हमने अमेरिका से तेल ये जो स्टार्ट हुआ है अब, ठीक है, इससे पहले हम रशिया से लेते हैं, और रशिया की वैल्यू इंडिया की वैल्यू से कम है, वहां से सस्ता मिलता था। ठीक है। एंड एक और चीज मैं आप सबको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल हमें कभी भी सस्ता नहीं मिला पेट्रोल पंप्स पर। पेट्रोल हमें कभी भी सस्ता नहीं मिला पेट्रोल पंप्स पर। बट गवर्नमेंट को बहुत ऐसे मौके मिले हैं जब गवर्नमेंट को तेल बहुत ही सस्ता मिला है। इतना सस्ता कि आप सोच भी नहीं सकते। बट सरकार ने आम आदमी को वो सहूलियत नहीं दी। अब अब जब पेट्रोल बहुत महंगा मिलेगा गवर्नमेंट को, तो अगर गवर्नमेंट ने वो बोझ कस्टमर के ऊपर या फिर आम आदमी के ऊपर डाला, तो सीधी सी बात है कि क्या से क्या बनेगा, इन्फ्लेशन रेट कहाँ जाएगा, और आम आदमी की जो है दिक्कत परेशानी कैसे बढ़ेगी। तो मेन मेरा मुद्दा आपको ये समझाना था कि मार्केट क्यों गिर रहा है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आपको समझाता हूँ कि जैसे रुपए की वैल्यू अगर आप नोटिस कर रहे हो तो पिछले कुछ महीनों में 10% से ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है। और मोस्टली जो ट्रेड होता है वो इंटरनेशनल लेवल्स पे वो डॉलर्स में ही होता है। ठीक है ना। अगर आप किसी, जैसे मान लीजिए अगर हम आसपास के जो लोग हैं, जो जिस आदमी की वर्थ तकरीबन 100 करोड़ के आसपास तक है, तो वो इंडियन बैंक से लोन लेता है। लेकिन जिनकी 100 करोड़ से ऊपर की है, वो डॉलर्स में फॉरेन से लेते हैं। तो जब वो फॉरेन से लोन लेंगे तो चुकाएंगे भी लोन फॉरेन में डॉलर्स में ही। तो उन लोगों के ऊपर अब, अगर किसी का 10% का रेट, 10% का, अगर मान लीजिए किसी का अगर 10% का ब्याज था, तो 10% के ऊपर अब वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा, अब वो बड़े बड़े लोग को और ज्यादा चीज महंगी हो जाएगी। ठीक है। आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए तो आज भी रुपया उतना ही है जितना पहले था। ये जो रुपए की कीमत बढ़ी या घटी है, ये सिर्फ विदेश और विदेशी नीतियों और उन लोगों से रिलेटेड है जो बाहर का काम कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड चीज एक और, कि जो लोग ऐसी सर्विस देते हैं जिनसे उन्हें डॉलर रिसीव होते हैं, तो उनको इसमें फायदा होगा, क्योंकि अब उनको इनकम ज्यादा मिलेगी।
लेकिन जो लोग ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिसमें उनको डॉलर रिसीव हो, वो रुपीज में काम कर रहे हैं, तो उनका लेवल उतना ही रहेगा। लेकिन अगर वो लिंक डॉलर से जुड़ा है तो आपकी उसकी वैल्यू नीचे गिरेगी। एग्जाम्पल के लिए, आपका ऐसा कोई गुड्स जो फॉरेन से आ रहा है डॉलर्स की शेप में और यहाँ पे आके वो रुपीज में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स कि उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और क्योंकि आपको महंगा खरीदना पड़ेगा और महंगा ही बेचना पड़ेगा, सस्ता नहीं होगा। लेकिन अगर सेम चीज, अगर आप मान लीजिए इंडिया में कोई चीज आप किसी पर्सन से कोई काम करवा रहे हैं जिसके लिए आप उसको अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 8,000 रुपये, 8 या 9 हज़ार रुपये दे रहे हैं। ठीक है। तो 8,000 या 9,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन उसकी पहले जो वैल्यू थी वो अगर 80 रुपये थी तो अब 90 रुपये हो गई। तो उसको आदमी को फायदा होगा। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा मैं आपको एक बताता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट है तो आपकी जेब में जो पैसे हैं, रुपीज हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। अब आप सोचोगे कि यार ये क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो पैसे हैं उसकी कोई वैल्यू क्यों नहीं है। आप कुछ साल पीछे चलिए, लॉकडाउन के टाइम पे जब हमारे पास 1,000 के नोट थे, क्या उसकी वैल्यू थी? लेकिन उससे पहले जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था या जब तक वो नोटबंदी नहीं हुई थी, तब तक उसकी वैल्यू हमारे दिमाग में बहुत बड़ी थी कि भाई यही है जो है। लेकिन जब नोटबंदी हुई तो वो वैल्यू खत्म हो गई। तो पूरी दुनिया में दुनिया भर की करेंसीज हैं जिनकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो सिर्फ दो चीजों की, एक है डॉलर्स की और दूसरा है गोल्ड की। कंट्री के पास कितना गोल्ड है उसके हिसाब से कंट्री अपने आप को बताती है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, और कंट्री के पास कितना डॉलर है उसके हिसाब से कंट्री ये बताती है कि मैं कितना व्यापार कर सकती हूँ। ठीक है। और व्यापार के लिए अगर हम डॉलर्स देते जाएंगे, तो जब डॉलर लेने होंगे तो हम अपना रुपी थोड़ा ना देंगे, फिर हमको अपना गोल्ड देना पड़ेगा। तो रुपी कहीं भी स्टैंड नहीं होता। रुपी सिर्फ देश के अंदर अंदर घूमता है। देश के बाहर जाने के लिए हमें आइदर गोल्ड और डॉलर्स के बीच में ही डील करना पड़ता है। ठीक है। अब बात आ गई मार्केट की। तो देखिए मार्केट का क्या होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे मैंने अब आपको बताया कि जो 100 करोड़ से ऊपर की वैल्यू रखते हैं, वर्थ रखते हैं, तो वो लोग हमेशा डॉलर्स में ही लोन उठाते हैं। इंडियन बैंक उनको इतना लोन नहीं दे सकता। ठीक है। अगर दे भी देगा तो बाद में क्या है कि अगर वो कंपनी डूबी तो बैंक भी डूबेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लगाने वाले होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, या फिर जो और भी कोई दूसरे लोग होते हैं, बड़े लोग, तो उनको हमेशा एक चीज क्लियर होती है कि भैया हमने वहां पैसा लगाना है जहां हमें सेफ नजर आए। आप देखिए मार्केट का सिनेरियो, आज का जो समय है वो टेक्निकल एनालाइज का नहीं है कि भैया देखो इतना करेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा है खरीद लो। नहीं। आप एक व्यापारी की नजर से देखो, और आप एक फंड मैनेजर की नजर से देखो, या फिर आप ये सोचो कि भैया मेरे पास 100 करोड़ रुपए लगाने के लिए, उस हिसाब से देखो तो क्या आप लगाओगे? नहीं। लेकिन आप क्या सोच के लगा रहे हो? एक रिटेलर के हिसाब से कि भैया आज मार्केट काफी गिर गया है, यहां लगाऊंगा तो हो सकता है साल 2 साल 3 साल में डबल हो जाएगा। ये सोच आपको डुबा देती है। आप ये मत सोचो कि भैया मैं 10,000 लगा रहा हूं, मैं 1 लाख लगा रहा हूं। आप ये सोचो कि मेरे पास 1 करोड़ है। अगर आपके पास 1 करोड़ या 100 करोड़ है ना, आप उसको कभी डबल करने का नहीं सोचोगे। आप उसको कुछ परसेंट बढ़ाने का सोचोगे। लेकिन अगर आपके पास जितनी कम संख्या में अमाउंट है, उतना आप उसको डबल करने का सोचोगे। ये मेन एक साइकोलॉजी नेगेटिव पॉइंट है जो हम आम लोगों को ऊपर नहीं बढ़ने देता। पॉइंट पे वापस आता हूं। जब सिनेरियो सही नहीं है तो बड़ा आदमी बड़ा पैसा नहीं लगाएगा। इंडियंस बड़ा पैसा नहीं लगाएंगे तो पैसा स्टक रहेगा। फॉरेनर्स पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो डॉलर की शेप में आएगा, तो वो पैसा स्टक हो जाएगा। ठीक है। और डॉलर जो आप पिछले देख रहे हो कि डॉलर तो चलो उतना ही है, ठीक है। इंडियन रुपी जो वीक हो गया, अब डॉलर से अगर मान ले इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो आज 80 से तकरीबन 87 88 हो गया, 90 के आसपास आने वाला है। कल को 100 भी हो जाएगा तो उतनी ही वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब कमाने के बावजूद भी गवा देंगे हम। जैसे वो दिखाते हैं ना कि भैया तुमने कोई ट्रेड लिया, तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से ये एक्सचेंज इतना ले गया, ये फलाना इतना ले गया, स्टैम्प ड्यूटी इतनी लग गई, तुम्हारा बीच में से ब्रोकरेज चार्ज इतना ले गया, ले दे के तुम्हारे पास बचा क्या है? जो बचा उसमें से वो टैक्स ले गया। ठीक है ना। और उसके बाद तुम्हारी जो मेहनत थी वो कहाँ है? और उसके बाद देखा जाए तो प्रॉफिट क्या है? ना के बराबर, थोड़ा सा। तो वो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जिससे जो एफ आईज हैं या जो डॉलर वाले इन्वेस्टर हैं वो
कह रहे हैं कि भैया अगर हम कल को इन्वेस्ट करके 10% का रिटर्न अगर बना भी लेते हैं इंडियन मार्केट से, तो कल को वो 10% जब हम इन कैश करेंगे या अकाउंट में लेंगे तो ले दे के हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए वो फॉरेन में, यूएस में ही इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर मान रहे हैं कि वहां हमें 5% फिक्स मिलेगा विदाउट रिस्क। इंडियन मार्केट में हमें 10% मिलेगा विद रिस्क, और वो 10% विद रिस्क जो है वो बाद में घूम फिर के फिर नीचे ही हो जाएगा। तो सेफ जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएस की है एज ऑफ नाउ। और अभी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस वजह से मार्केट गिरे, और अभी गिर भी नहीं रही इतनी। जो आप देख रहे हो ना ऊपर से इतनी आ रही है, इसको गिरना नहीं कहते, तो नॉर्मल है। ठीक है ना, 100-200 पॉइंट रोज के जो आपके नीचे ऊपर हो रहे हैं वो नॉर्मल है, इतना चलता रहता है, इसको गिरना नहीं कहते। गिरने के रीजन बहुत सारे हैं, और ये गिरने के रीजन जो है ये तकरीबन ऑलमोस्ट आपके पास हर 15 दिन से लेके 1.5 महीने के बीच में क्रिएट हो रहे हैं। और तीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से मार्केट गिरेगा, ऐसे नहीं गिरेगा। तीन बड़ी प्रॉब्लम्स जब तक नहीं आएंगी मार्केट में तब तक नहीं गिरेगा। सबसे पहली प्रॉब्लम, जब तक यूएस की मार्केट नहीं गिरती तब तक इंडियन मार्केट नहीं गिरेगा। जब तक यूएस नहीं गिरता तब तक इंडियन नहीं गिरेगा। यूएस तब गिरेगा जब उसका कोई जीडीपी का डाटा खराब आएगा, या फिर उसका कोई जॉब का डाटा खराब आएगा, या फिर उसका जो एक उसकी रेपो रेट का, या फिर वो बैंक की तरफ से जो एक पॉवेल साहब जो अपना रेट कट करने वाले हैं उसके रिलेटेड जब चीजें आएंगी तब मार्केट में एक गिरावट आएगी। और यूएस की मार्केट में जो गिरावट आएगी उसके बिहाफ पे इंडियन मार्केट रिएक्ट करेगी, पहला। दूसरा, जब चाइना में इन्वेस्टर काफी बढ़ जाएंगे, हालांकि अभी काफी कोशिश की जा रही है कि चाइना में जो इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं उसको रोकने की कोशिश की जाए। और अगर चाइना में इन्वेस्टर एकदम से बढ़ गए तो देखो पैसा ले दे के टोटल उतना ही है जितना शुरू से था। फर्क इतना है कि वो कहाँ शिफ्ट हो। एग्जाम्पल के लिए आपकी जेब में 1 लाख रुपया है, तो आप 1 लाख रुपए के या तो 10-10 हजार के 10 स्टॉक ले लोगे, या तो आप एक ही सिंगल स्टॉक में 1 लाख लगा दोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने यहां पैसा लगा दिया और बाद में कोई दूसरा बोल रहा है कि भैया ये भी बहुत अच्छा है तो आप कहीं और से भी 1 लाख पैदा कर दो। वो तो टोटल उतना ही है। तो अगर चाइना में पैसा चला गया तो फिर इंडिया में नहीं आएगा। दो बातें। तीसरी चीज कि अगर कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे सडनली कोई वॉर की बात छिड़ जाए, ठीक है, या एक ट्रेड वॉर की बात करें, ट्रेड लगा दिया जाए सडनली, ठीक है, तो उस केस में भी मार्केट में एकदम से डाउनफॉल आने की चीजें हो सकती हैं। ठीक है। एंड जो डाउनफॉल का है वो तकरीबन देखिए, पहले तो हमारा ये था कि इलेक्शन अगर बाय चांस बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन हार जाती तो मार्केट पक्का गिरना था, पर वो बच गई जैसे तैसे करके। अब ये है कि जब रिजल्ट आएगा, हमारा मार्च का रिजल्ट आएगा, तब हमारे को क्लियर होएगा क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के क्वार्टरली रिजल्ट कंटिन्यूसली नेगेटिव आए तो वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है मार्केट को गिराने। ठीक है, उन पे ध्यान रखो। और अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जीडीपी घट जाती है, तो भी आपकी मार्केट गिर जाती है। और एक और जो खतरा मंडरा रहा वो है बैंकों का, कि बैंक कह रहे हैं कि हमारे पास लिक्विडिटी कैश नहीं है। और आरबीआई ने अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही है, डॉलर्स बहुत बेच रही है, बहुत खरीद रही है ताकि रुपए को मेंटेन कर पाए। और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको 100 करोड़ से ऊपर का लोन है, उनको मदद मिल सके कि वो जल्द से जल्द अपना लोन या तो उतार सके, या उनको राहत मिल जाए कि वो अपना लोन बाद में उतार सके। डॉलर को कंट्रोल करने का मेन कारण यही है कि उन लोगों को राहत दी जा सके जिन्होंने 100 करोड़ से ऊपर के लोन उठा रखे हैं विदेशों से, क्योंकि उनको अब रीपे में और ज्यादा पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए कदानी का नाम था। ठीक है। एंड पॉजिटिव क्या हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव हो जाए। तो पॉजिटिव होने के यहाँ पे ले दे के एक दो पॉइंट्स हैं जिनमें मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि चाइना के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाए, जिस तरह से एफआईज वहां ना एंटर हो। पहला, अगर चाइना के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि वहां एफआईज ना एंटर हो पाए, वहां इन्वेस्टमेंट ना जाए। आप चार्ट खोल के देख लीजिए, जब जब चाइना का ग्राफ बढ़ा है इंडिया का गिरा है, और चाइना का अगर गिरेगा तो इंडिया का बढ़ेगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, आइदर चाइना और इंडिया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ इन दो जगहों पे ही पॉपुलेशन है, और जहां पॉपुलेशन है वहीं हमारी डिमांड एंड सप्लाई है। सीधी सी बात।
कोई भी पूरे वर्ल्ड में, हर कोई इंडिया में प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च करना चाहता है क्योंकि यहाँ दुनिया भर के लोग हैं, कोई तो खरीदेगा। और अगर एक बार चीज चल गई तो देखा देखी सब खरीदेंगे। ठीक है, ये मेन एक फंडा होता है हर किसी चीज का। ठीक है। और सेकंड, पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। सेकंड, अगर एशियन कंट्रीज में कोई समझौता हो जाता है, या एशियन कंट्रीज में कंट्रीज से किस तरह की हेल्प मिल जाती है जिससे रुपीस को थोड़ा राहत मिल जाए, तो मार्केट थोड़ा अप जाएगा। बट हर तरह से देखने पे एक चीज क्लियर मिल रही है कि मार्केट एक बार गिरेगा जरूर, गिरने के बाद फिर रिकवर जरूर होए, क्योंकि पैसा सबके पास है। और हम रिटेलर जो रो रहे हैं कि भैया पता नहीं कितना हमारा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो सही भले लोग हैं ना, जो प्रमोटर्स हैं जिनके पास करोड़ों में रुपए की होल्डिंग है, वो वेट कर रहे हैं एक सही मौके का। एक और चीज मैं आपको लास्ट में बता देता हूं कि एक अच्छा इन्वेस्टर या एक अच्छा जो स्टॉक मार्केट में डील करने वाला या इन्वेस्ट करने वाला पर्सन वो माना जाता है जो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक बार करता है। जो पर्सन अपनी इन्वेस्टमेंट को बार बार करता है वो इन्वेस्टर नहीं होता। ठीक है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो से कुछ समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और मुझे काफी खुशी होगी कि अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हैं, ज्ञान ले पा रहे हैं। और हाँ, एक और चीज, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार क्या करें, मार्केट गिरे जा रहा है, बढ़े जा रहा है, गिरे जा रहा है, बढ़े जा रहा है, कुछ क्लियर इंडिकेशन ही नहीं हो रहा, मोस्टली तो गिरे ही जा रहा है, तो मैं पैसा कहाँ से बनाऊं, और इवन के ऑप्शन में भी पैसा नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, चाहे ये निफ्टी का चार्ट है, सुबह से क्या हुआ, एक कैंडल ऊपर, फिर नीचे, एक के ऊपर एक नीचे, तो 5 में से 3 दिन तो आपको पैसा मिलेगा ही नहीं, चाहे आप ऊपर की साइड लगाओ चाहे नीचे की साइड लगाओ। और मिलता भी तो थोड़ा बहुत मिलता है। उससे बेहतर क्रूड ऑयल में डील करो, उसको देखो, सीखो, समझो, उसमें ज्यादा बेटर है। और वो इंडियन स्टॉक मार्केट से जैसा नहीं है। ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हो जो अभी नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो कोई दूसरा ऐसा काम करो जो हो पा रहा है आपसे अच्छे से। ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, तो मेरे को रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, आप कमेंट करें, तो उसके रिलेटेड जो मैं न्यू वीडियोज है आपको बना के शेयर कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे। एंड एक और किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जी मार्केट और कितना गिर सकता है, आपका क्या एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन है। तो बताता हूं मैं कि मैंने अप्रोक्सीमेटली, व्यूअर्स को याद होगा पीछे, कि मैंने आपको पिछले साल दिवाली के आसपास बताया था कि मार्केट में अभी हालात सही नहीं है। और जिन लोगों ने महाकुंभ का वीडियो देखा होगा, महाकुंभ के रिलेटेड मैंने एक डाटा निकाल के आपको बताया था कि जब जब महाकुंभ लगता है तो मार्केट में क्या रिएक्शन होता है। तो ये मैंने, महाकुंभ जब हमारा स्टार्ट हुआ है उस टाइम से मैंने ये एक एरिया ड्रॉ किया हुआ है, और आप देख सकते हैं ये एरिया अभी तक महाकुंभ चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। और ये एरिया उस दिन तक का ड्रॉ किया हुआ है जब तक महाकुंभ ने चलना है, और आप देख सकते हैं कि डाटा वहां तक आ चुका है, ऑलमोस्ट आने वाला और आगे भी 26 फरवरी तक है हमारा। ठीक है। तो आज देख सकते हैं वहां तक आ चुका है। और इस घेरे को काफी हद तक उसने रिस्पेक्ट दिया, बाहर नहीं निकला, ना नीचे से ना ऊपर से। तो मार्केट इतना नीचे गिर गया, गिरने के बाद मार्केट थोड़ा सा पंप जरूर करेगा, थोड़ा सा पंप जरूर करेगा, लेकिन जितना भी वो पंप करेगा उससे ज्यादा वो नीचे ही गिरेगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहां पे देख सकते हैं, मार्केट ने यहां से जब अपने आप को पंप किया, 4% का उसने ऊपर पंप दिया है, और उसके बाद उसने 4% का जो ऊपर पंप दिया है, तो अप्रोक्सीमेटली 6% का ऊंचे उसने नीचे डाउनफॉल दिया। तो ये जो पंप एंड डंप की सिचुएशन है, आपको इसको समझना है। ठीक है। और मार्केट में हालात अभी सही नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि कितने कारण हैं जिस वजह से एक पॉजिटिवनेस हम कह सकें कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है, पैसा करो। आप खुद नोट डाउन कीजिए। हाँ, आप ये बोलो कि भैया कोई स्पोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट इतना नीचे नहीं गिरेगा, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, वो सब बातें एक आम आदमी की हैं। आप अपने आप को ये मान के चलो आपके पास 100 करोड़ रुपया है, अब आपका माइंड सेट ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा चीजों को सोचने समझने के लिए। मैं यहाँ पर किसी को ये नहीं कह रहा कि आप अगर लॉस में हो तो अपना सामान बेच दो, और मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भैया कोई सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आप अपने माइंड से एक बार चलिए। और अगर आपको
परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है समझने में कि एक्चुअल में मैं क्या करूं, तो आप राय ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैं किसी को भी बाय एंड सेल का कुछ नहीं कह रहा कि क्या बाय करो क्या सेल करो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मार्केट में कंफ्यूज होने से बढ़िया उसको एक बार समझने की कोशिश करो, सिर्फ, ठीक है। और अगर आपको ये दिख रहा है कि स्टॉक का इंडेक्स नीचे इतना नहीं गिरा है, ठीक है, स्टॉक का इंडेक्स इतना नीचे नहीं गिरा है हमारा, अप्रोक्सीमेटली जैसे आप देखो 13.5-14% है, ठीक है, स्टॉक का इंडेक्स इतना नीचे नहीं गिरा है। तो देखिए, स्टॉक का जो इंडेक्स होता है वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो यहाँ पे स्टॉक्स और यहाँ पे इंडेक्स को गवर्नमेंट ने रोका हुआ है कि वो नीचे ना गिरे, लेकिन स्टॉक्स को नहीं रोक पाई। तो जो गिरावट इंडेक्स ने देनी थी वो स्टॉक्स दे चुका है, समझ पा रहे हैं। और अगर बाय चांस इंडेक्स गिर गया तो स्टॉक्स का तो पता नहीं क्या बने। तो मोटा मोटा गिरावट हो चुकी है स्टॉक्स में, इंडेक्स में नहीं हुई, क्योंकि इंडेक्स कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चाहे हमारी टॉप 30 कंपनियां कितना नीचे गिर जाएं, रहेंगी वो टॉप 30 में ही, ठीक है। लेकिन इंडेक्स अगर अपना उतना नीचे नहीं ना गिर रहा, तो मार्केट में यही नजर आएगा कि भैया इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक है। तो चलिए, फिलहाल आपको मैं यही बताना और समझाना चाह रहा था। एंड जितना हो सके अभी कुछ दिन तक, जब तक आपको कुछ बेटर ना मिले, मार्केट से अवॉइड रखें, ठीक है, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। और जितना हो सके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें जहां पर आपको थोड़ा सा सेफ रिटर्न मिले। या जैसे एग्जांपल के लिए गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा नीचे आ जाए फिर उसमें इन्वेस्ट करो, तो गोल्ड सिल्वर जो है वो एक आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते, जैसे कि सिल्वर आपको 1 लाख से ऊपर आसानी से नजर आ जाएगा, गोल्ड आपको 90,000 से ऊपर आसानी से नजर आ जाएगा, लेकिन करेक्शन दे के नजर आएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर बढ़ रहा तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। बाकी आप ऑयल में इन्वेस्टमेंट करें, क्रूड ऑयल से रिलेटेड में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना, तो उनमें आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो लोग म्यूचुअल फंड वगैरह कर रहे हैं, तो अभी आपको लमसम नहीं लगाना चाहिए। जिनकी एसआईपी चल रही है वो एसआईपी उनकी चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपकी एसआईपी काफी लंबे समय से चल रही है तो मेरी राय ये होगी कि आप अपनी उस एसआईपी को अपने अकाउंट में सेव कर लें, अपने अकाउंट में सेव कर लें। और 2 4 6 महीने बाद जब मार्केट गिर जाती है तब उसको लमसम में एक बार डाल दो, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और किसी को कोई डाउट क्वेरी होगा तो कमेंट करें। थैंक यू।